बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। आईकॉम पार्ट 1 है, चैप्टर नंबर 8 है और ये चैप्टर का जो नाम है कैश बुक एंड BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट करके लिख दिया BRS और कंपनीज़ में ये शॉर्ट जो है फॉर्म इसकी BRS लिखा भी जाता है। आपको पता होना चाहिए, अगर BRS है तो ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पहला सवाल है इसको देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये इंतहाई इजी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो समझ में आने वाली नहीं या थोड़ी सी भी मुश्किल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने फोकस करना है थोड़ा सा। ठीक है, कि एक दफ़ा इसको सिर्फ एक सवाल को आपने इसको समझ लिया अच्छे तरीके से, तो बाकी जो है सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये भी बहुत आसान है। एक टाइम लगा के पूरी वीडियो को सिर्फ देख लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ इरफान। अगर सिंगल कॉलम क्या है कि जिसमें सिर्फ कैश इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, या सिर्फ बैंक भी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों जो हैं वो नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो अमाउंट आ रही है ना, डबल कॉलम में एक है कैश। अगर डबल हम यूज़ करते हैं तो कैश के लिए एक कॉलम आ जाएगा, जैसे ये अमाउंट है तो यहाँ पे मैं कैश कर दूंगा और इसके साथ एक और कॉलम बना लूँगा वो बैंक के लिए। ठीक है, लेकिन उसका भी प्रोसीजर मुख्तलिफ नहीं है, वो सेम ही है। अब यहाँ पे देखें, ये जो फॉर्मेट बुक में दिया गया ना वो इस तरह से है कि ऊपर नेम आ जाता है, यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर्स, V/N वोचर नंबर। जो आप ये जो ट्रांजैक्शन आपने की है तो इसका एक वोचर बनता है, सिस्टम में भी या मैनुअल भी उसका एक नंबर होता है, वो आप यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, लेजर फोलियो, अब उसकी जब लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो जो लेजर का पेज नंबर है वो आप यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आ जाती है। अच्छा, इसी तरह से सेकंड जो है ये इसका जो पार्ट है सेम। ठीक है, अब इसमें फ़र्क क्या है कि फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में आप देखें यहाँ तक जो है ये सेम फार्मेट है और ये भी सेम फार्मेट है। फ़र्क क्या है? फ़र्क मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बुक में उन्होंने अलग से इसे मेंशन नहीं किया। मैं वाज़े करने के लिए यहाँ पे इसे मैंने अलग कर दिया और इसे एक मैं अलग कलर दे दूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, ये देखें, ये है रिसीट्स। ये जो सेम आप देख रहे हैं ना, फॉर्मेट सेम है, सिर्फ उसे दो हिस्सों में कर दिया और कंबाइन कर दिया कि देखें पहले वाला जो हिस्सा है ना, डेट, पार्टिकुलर्स, वोचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट, दूसरा भी सेम है। होगा क्या कि ये पहले वाला जो होता है ये होता है रिसीट्स, जो पेमेंट्स आ रही हैं ना कैश। अब ये कैश का है मामला, तो जो कैश जहाँ जहाँ पे हमें रिसीव होगा जिस ट्रांजैक्शन में, वो हमने रिसीट्स में लिखनी है। ठीक है, बुक में ये नहीं दिएगा, लेकिन आप ये ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि ये बेहतर होता है और ज़रूरी भी होता है कंपनीज़ में। क्योंकि मैं एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट काम भी कर रहा हूँ, एज ए मैनेजर अकाउंट्स एंड टैक्सेशन। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बेहतर बता सकता हूँ कि ये जो है एक साइड जो है रिसीट्स है, दूसरी साइड पेमेंट्स हैं। जहाँ जहाँ पे जिस ट्रांजैक्शन में आपको कैश रिसीव हो रहा है ना, वो आपने लिख देनी है इस साइड में। ठीक है, उस ट्रांजैक्शन का नंबर दे के, और पेमेंट्स वाली साइड में जहाँ जहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं वो लिख देनी है। कोई मसला नहीं है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन को अगर देखें आप, देखें डेट वाइज होती है ट्रांजैक्शन, फॉर्मेट डेट का ही बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में डेट नहीं दी गई, क्वेश्चन का नंबर दे दिया गया जैसे ABC, तो आपने डेट की जगह पे ये नंबर दे देना है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि कैश इन हैंड ₹25,000। ये कैश इन हैंड क्या है कि क्लोजिंग बैलेंस था, अब हमारे पास ये पड़ा हुआ है कैश इन हैंड, इसे आपने एज ए ओपनिंग बैलेंस ले लेना है। यहाँ पे लिख देना है आपने ए मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैश इन हैंड। ठीक है, कैश इन हैंड के आगे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि ये भी यूज़ होता है लफ्ज़ ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड में कितना है मेरे पास? 25,000। तो ये रिसीट्स में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मेरे पास पड़ा हुआ है, पेमेंट तो नहीं ना करे। ओपनिंग बैलेंस भी जो होता है ना, सबसे पहले वो आता है रिसीट्स वाली साइड में ना, ओपनिंग बैलेंस आ जाता है। उसके बाद जो पेमेंट्स इन होती हैं वो इसके नीचे ऐड हो जाती हैं। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है।
अच्छा, सेकंड ट्रांजैक्शन को देखें कि परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹2000। लॉजिक को आपने समझना है कि परचेज गुड्स परचेज कर रहे हैं। अच्छा, जब आप परचेज करते हैं तो कैश क्या होता है, बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। ज़ाहिरी बात है, आप पर कोई भी चीज़ ख़रीद लें तो जो आप चीज़ ख़रीदते हैं फ्री में तो नहीं ना मिलती, आप पैसे देते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं, ठीक है। जो पेमेंट करेंगे आप तो कैश कम हो जाएगा, वही आपने यहाँ पे बता देना। जस्ट ये मैंने बी लिखा पेमेंट वाली साइड में, तो यहाँ पे लिख दिया है गुड्स परचेज्ड। अमाउंट कितनी दी गई है 2000, तो 2000 यहाँ पे लिख दें, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन आपकी दूसरी भी होगी। इसी तरह से बहुत ही ईजी है। सी को देखें कि परचेज ए टाइपराइटर फॉर बिजनेस ₹3000। ये भी आप परचेज कर रहे हैं तो कैश आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कैश की बात हो रही है, ठीक है। तो आपने कैश को ही देखना, कहीं टाइपराइटर को लेके कंफ्यूज नहीं हो जाना। अभी कैश आप या तो इन हो रहा है या आउट हो रहा है, उसको आपने देखना है, ठीक है। आपने टाइपराइटर लिया है, यहाँ पे सी लिखें और लिखें जी टाइपराइटर परचेज्ड, ठीक है। कितने का है? 3000 का है। यहाँ पे अमाउंट लिख दें। देखें पार्टिकुलर्स में क्या है कि आप किस वजह से कैश इन या आउट हो रहा है, वो रीज़न आपने लिख देनी है। रीज़न यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया उन्होंने। अब टाइपराइटर परचेज किया है, आगे अमाउंट आ गया, सिंपल है। हाँ, जब आप प्रैक्टिकली किसी कंपनी में काम करेंगे तो उसका वोचर भी होगा, तो यहाँ पे आप वोचर नंबर देंगे। तो लेजर फोलियो अगर वो उसका आ रहा है, जैसे मैनुअल में पेज नंबर होते हैं, तो उसका पेज नंबर भी आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो तब आपकी ये कंप्लीट एक कैश बुक होगी, जिसे रिसीट्स एंड पेमेंट्स भी हम कहते हैं, डेली रिसीट्स एंड पेमेंट्स, या उसे मंथली भी कुछ कंपनीज़ में ये पूरे मंथ में चला देते हैं। जिनकी कम ट्रांजैक्शन होती हैं वो एक महीने की एक ही बना देते हैं, जिनकी ज़्यादा होती हैं वो डेली बेसिस पे भी या वीकली भी चलते हैं, ठीक है। आगे चलें। सी के बाद डी जो है सोल्ड गुड्स टू वसीम फॉर ₹1200 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश रिसीव्ड, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर सोल्ड गुड्स किसी पर्सन का नेम आ जाए तो उसे क्रेडिट पे समझा जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो उसने ये कन्फ्यूजन एंड पे दूर कर दिया है जी, कैश रिसीव कर लिया गया लेकिन सेल जो थी वो 1200 की थी लेकिन 10% डिस्काउंट पे है। इसको अब आपने देखना है, जब सेल करते हैं तो क्या होता है, कैश इन होता है, हमारे पास कैश आ जाता है। कैश पे सेल कर रहे हैं ना, तो कैश आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे डी लिखें, डी ट्रांजैक्शन जो है आपकी सेल कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दें सेल्स टू वसीम, ठीक है। वहाँ यहाँ पे वैसे आप लिख सकते हैं कि एट 10% डिस्काउंट, ठीक है ना, फॉर ₹1200 एट 10% डिस्काउंट, ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आ रहा है इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ दी गई है। लेकिन यहाँ पे वैसे आपको लिखना चाहिए, ठीक है, कि ₹1200 एट 10% डिस्काउंट, ठीक है। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ, ये ठीक है, 10% डिस्काउंट पे। अब यहाँ पे इस चीज़ को आप समझ लें ज़रा, कि मैं फार्मूला लगा के आपको बता देता हूँ। फार्मूला बार में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेड डिस्काउंट आपको आता ही है लेना, लेकिन मैं दोबारा से आपको फार्मूला लगा के बता देता हूँ कि 1200 रुपया है, उसमें माइनस क्या करना है, माइनस करना है 10% डिस्काउंट करना है। फिर 1200 का दोबारा से मैंने 1200 लिखा, फिर माइनस ब्रैकेट लगा के 1200 लिखा, और इसका कह रहा हूँ कि 10% ले लो, ठीक है। अब क्या होगा, 1200 में से 1200 का जो 10% है वो माइनस होके आंसर आ जाएगा मेरे पास। देखें 1080 आ गया, इसका मतलब है कि 120 रुपये वो ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मेंशन भी करना है अगर एक्चुअल में आप बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि 1200 की है लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट है। पता चल जाएगा कि जो सेल उसकी प्राइस है वो 1200 है, लेकिन हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो अमाउंट आ रही है वो 1080 आ रही है। डन हो गया जी। यहाँ पे ई को देखें कि पेड टू मिस्टर रेहान ₹750 ई है, यहाँ पे ई लिखें, ठीक है। किसको कर रहे हैं, रेहान को, मिस्टर रेहान। कोई रीज़न नहीं बताएगी, तो आप सिर्फ नाम लिखें,
और यहाँ पे अमाउंट दे दें 750 की पेमेंट कर दी है रेहान को। ई के बाद आ रहा है जी एफ, कैश सेल्स ₹500, ठीक है। यहाँ सेल कर रहे हैं तो कैश इन हो रहा है, एफ लिखा तो यहाँ पे लिखते हैं कैश सेल्स, ठीक है। किसी पर्सन का नेम नहीं है, कैश सेल्स किसी को भी कर सकते हैं। तो 700 ये एफ है, एफ में 500 रुपये आपके पास आ रहा है सेल के अगेंस्ट, ठीक है। तो 500 रुपये आपने इन कर लिया, ठीक है। एफ के बाद जी है रिसीव्ड फ्रॉम, रिसीव कर रहे हैं जी कैश फ्रॉम अहमद एंड कंपनी ₹1350 है क्या ये जी है, तो यहाँ पे लिख दें जी अहमद एंड कंपनी, ठीक है। क्योंकि बार बार वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो इसलिए रिपीट करने की क्यों ज़रूरत नहीं है, वो पूरा क्वेश्चन के यहाँ पे ये कैश बुक की ही बात हो रही है, आपने उतना लिखना है जिससे समझ आ जाए। अब अहमद एंड कंपनी से रिसीव कर रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल नहीं दी गई कि क्यों कर रहे हैं, तो आपने भी जितनी इन्फॉर्मेशन उतनी ही आपने लिखनी है। अहमद एंड कंपनी लिख दिया और 1350 रुपये उससे रिसीव कर लिया आपने, ठीक है। मे भी उसे लेने हो, आपने सेल की हो क्रेडिट पे तो अब पैसे दे रहा हो, लेकिन इस चीज़ पे नहीं जाना, जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक आप रिसीव कर लें या पेमेंट कर दें। एच देख लें, एच में है क्या कि परचेज्ड स्टेशनरी फॉर ₹800, स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं तो जाहिर बात है पेमेंट करेंगे आप एच, तो यहाँ पे स्टेशनरी परचेज्ड लिखा है, ना भी लिखें तो खैर है, मतलब जाहिर बात है कि परचेज कर रहे हैं तो स्टेशनरी भी लिख देंगे तो एनफ है, परचेज भी लिख देंगे साथ तो कोई मसला नहीं है, दोनों लिख सकते हैं। 800 रुपये की है, 800 रुपये लिख रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखें कि रिसीव्ड फ्रॉम ज़हीर एंड कंपनी ₹2400, 2400 रुपया रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे आप आई में ज़हीर एंड कंपनी, ठीक है, इससे रिसीव कर रहे हैं 2400 रुपया। फॉर्मेट आप ये सोच रहे होंगे यार वोचर नंबर और लेजर फोलियो लेजर पेज नंबर तो आ नहीं रहा, तो ये यहाँ से रिमूव क्यों ना कर दे, रिमूव नहीं करने आपने, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट वो यही होता है, आपने यही बनाना है। क्योंकि एक्चुअल में जब आप कल को कंपनी में जाएंगे तो आपको ये याद रहेगा कि यार ये हमने देना होता है। अब प्रॉपर ये जो ट्रांजैक्शन है अगर आप देखना चाहें कि यार ये एक्चुअल हुई भी है कि नहीं, तो वोचर नंबर से वो फाइंड हो जाएगा फर्स्ट, और सेकंड जो है वो लेजर के पेज से भी फाइंड हो जाएगा कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, ये ऐसे ही नहीं रिसीट्स एंड पेमेंट्स में डाल दी, ये एक एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, उसे आप चेक कर सकते हैं। इसलिए ये जो यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिए जाते हैं वोचर के और लेजर पेज नंबर के। ज़हीर एंड कंपनी से 2400 रुपये ले लिया आपने, रिसीट साइड पे ये डाल दिया, ठीक है। इसके बाद देख लें कि जे पेड ऑफिस रेंट, यहाँ पे लिखें जे और ऑफिस रेंट कितना है जी, ऑफिस रेंट 500 आ रहा है, 500 लिख दें। अच्छा, इसके बाद देखें ऑफिस रेंट के बाद लास्ट ट्रांजैक्शन के है, पेड सैलरीज ₹750 के सैलरीज आ गई 750 रुपये की। अच्छा, यहाँ तक देखें कि ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई, ठीक है, दोनों साइड्स की। अब क्या होना है, अब यहाँ पे बैलेंस आपका आ जाएगा। देखें आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, फिर रिसीट्स हुई हैं, टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है 30,330 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट्स कितनी हुई हैं 7,800 रुपये की, ठीक है, 7,800 की पेमेंट्स हो रही हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिख देंगे बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, जो ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, या इसे हम दूसरी वर्ड में क्लोजिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों मैंने लिख दी आपकी आसानी के लिए। ये जो क्लोजिंग है, अब ये जिस डेट तक बना है ना, फर्ज कर लें कि ये बन रहा है 15 जनवरी 2020 का,
तो जब 16 की बनाएंगे तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ये नेक्स्ट डे ये ओपनिंग होगा बैलेंस जो यहाँ पे आ जाएगा रिसीट्स में, ठीक है, क्योंकि ये कैश आपके पास पड़ा हुआ है। बात को आपने समझना है। यहाँ पे देखें मैंने किया 30,330 रुपये, क्लोजिंग कितना पड़ा हुआ है, माइनस इसमें से 7,800 कर दें तो ये देखें अब 22,530 जो है ये है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। इसको मैं इस तरह से मैंने कर दिया ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि ये क्लोजिंग बैलेंस है। अच्छा, ये क्लोजिंग बैलेंस आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है क्लोजिंग से मैच करना चाहिए, मीन्स कि एक्चुअल में ये जो ट्रांजैक्शंस करने के बाद आपको पता हो कि यार ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है, इतना फिजिकली कैश आपके पास होना भी चाहिए कि मैच करना चाहिए इस अमाउंट से, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने सही ट्रांजैक्शंस की हैं और इतना मेरे पास कैश है भी कि नहीं। ये तो जब प्रैक्टिकल आप करेंगे तब होगा, लेकिन क्वेश्चंस आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये क्यों लिखा है यहाँ पे, ये देखें मैंने इसे भी बोल्ड कर दूँ आपकी आसानी के लिए कि ये जो है देखें ओपनिंग बैलेंस था वो ले लिया आपने कैश में, और यहाँ पे ये देखें एंड पे सारी ट्रांजैक्शंस कैश रिसीव करने के बाद और कैश पेमेंट्स करने के बाद ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया आपका, ठीक है, ये आपके पास फिजिकल कैश मौजूद होगा और होना चाहिए। यही जो है कल जब आप नेक्स्ट बनाएंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स नेक्स्ट डे की, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आपका ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। उसके बाद आपकी जो ट्रांजैक्शंस होंगी इन या आउट होंगी वो अपनी अपनी साइड में ट्रांजैक्शंस होती जाएंगी। सिंपल ये कैश बुक इसी तरह से बनती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी आसान तरीके से मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी दोस्त का किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, कॉल करें, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद एलेबोरेट कर दूंगा, आसान से आसान तरीके से समझाऊंगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।